कभी सोचा है कि सेनाएं इतने अलग अलग तरह के लड़ाकू विमान क्यों रखती हैं? मतलब एक ही तरह का सबसे अच्छा विमान बनाकर उसी से सारे काम क्यों नहीं कर लिए जाते? इस सवाल का जवाब एक बहुत बड़ी और हालिया डील में छुपा हुआ है। 63,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये वो भारी भरकम रकम है जो भारत अपनी नौसेना के लिए 26 नए रफाल एम जेट खरीदने पर खर्च कर रहा है। अब जब इतनी बड़ी कीमत दांव पर लगी हो तो ये समझना और भी जरूरी हो जाता है कि आखिर ये फैसला लिया क्यों गया। और यहीं पर हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल आता है। देखिए, वायुसेना के पास तो पहले से ही रफाल जेट हैं, तो फिर नौसेना को रफाल का एक अलग एम वर्जन क्यों चाहिए? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा, लगभग 100 साल पहले। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से समझते हैं। बात है 1914 की, वर्ल्ड वॉर वन के शुरुआती दिनों की। उस वक्त हवाई जहाज एक बिल्कुल नई तकनीक थी। इन पर कोई हथियार नहीं होते थे और इनका इस्तेमाल सिर्फ दुश्मन के इलाके की जासूसी करने के लिए होता था। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये बिल्कुल सच है। उस दौर में जब दो दुश्मन पायलट हवा में एक दूसरे के पास से गुजरते थे, तो वो ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे को इशारे करते थे, या कभी कभी तो अपने साथ रखी ईंटें भी फेंक मारते थे। उनके पास अपनी पिस्तौलें तो होती थीं, पर वो उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। पर क्यों? इसकी वजह थी हेग कन्वेंशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानून। ये कानून युद्ध के नियम तय करते थे, और उस समय इन नियमों के मुताबिक हवाई जहाज से किसी भी तरह की गोलीबारी करना या बम गिराना मना था। लेकिन जैसे जैसे जंग आगे बढ़ी ये नियम टूटने लगे और तब एक बहुत बड़ी तकनीकी चुनौती सामने आई। अगर मशीन गन को प्लेन के सामने लगाया जाए तो गोलियां अपने ही प्रोपेलर से टकराकर उसे तोड़ देंगी। इसका एक जुगाड़ ये निकाला गया कि प्रोपेलर पर स्टील की प्लेट्स लगा दी गईं ताकि गोलियां उससे टकराकर छिटक जाएं। लेकिन असली कामयाबी तब मिली जब जर्मन्स ने एक सिंक्रोनाइजर गियर बनाया। ये कमाल का सिस्टम था जो गोलियों को ठीक उस पल फायर करता था जब प्रोपेलर का ब्लेड सामने न हो। और बस इसी एक आविष्कार ने जासूसी करने वाले विमानों को असली लड़ाकू विमानों में बदल दिया। अब जब विमानों ने लड़ना शुरू कर दिया तो बहुत जल्द ये बात साफ हो गई कि एक ही डिज़ाइन हर काम के लिए परफेक्ट नहीं हो सकता। और यहीं से शुरू हुआ स्पेशलाइजेशन का दौर, यानी अलग अलग कामों के लिए अलग अलग विमान बनाने का सिलसिला। देखिए, जो विमान बॉम्ब ले जाने के लिए बनाए जाते थे वो बहुत भारी और धीमे होते थे। नतीजा, वो दुश्मन के लिए आसान शिकार बन जाते थे। इसलिए इन भारी भरकम बॉम्बर्स की हिफाजत के लिए एक नए तरह के विमान की जरूरत महसूस हुई। एक छोटा, तेज और फुर्तीला लड़ाकू विमान जो इन बॉम्बर्स के बॉडीगार्ड की तरह काम कर सके। और समय के साथ ये बंटवारा और भी गहरा होता चला गया, क्योंकि सेना की हर ब्रांच यानी थल सेना, वायुसेना और नौसेना अपने अपने जंग के मैदान के हिसाब से खास तरह के विमानों की मांग करने लगी। इसे ऐसे समझिए, एयरफोर्स को ऐसे जेट चाहिए जो बहुत ऊंचाई पर सुपरसोनिक स्पीड से उड़ सकें और दुश्मन के इलाके में बहुत अंदर तक जाकर हमला कर सकें। वहीं थल सेना को ऐसे विमान चाहिए जो नीचे धीमी रफ्तार से उड़कर जमीन पर लड़ रहे सैनिकों की मदद कर सके, जिन पर मोटा कवच हो ताकि वो दुश्मन की गोलियों को झेल सकें। मतलब दोनों की जरूरतें एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। लेकिन इन सब में सबसे दिलचस्प कहानी है नौसेना की। शुरू में तो नेवी को लगता ही नहीं था कि हवाई जहाज उनके बड़े बड़े जंगी जहाज़ों का कुछ बिगाड़ सकते हैं। लेकिन जनरल बिली मिशेल नाम के एक अमेरिकी अफसर की सोच बिल्कुल अलग थी और वो अपनी बात साबित करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। मिशेल ने सबके सामने एक प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने बॉम्बर प्लेन से एक पकड़े हुए जर्मन जंगी जहाज पर बम गिराए और उसे डुबोकर दिखा दिया। इस घटना ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, लेकिन नौसेना ने इसे मानने से इनकार कर दिया। मिशेल अपनी जिद पर अड़े रहे और उन्होंने सार्वजनिक तौर पर सेना के बड़े अफसरों पर लापरवाही का आरोप लगा दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि उनका कोर्ट मार्शल कर दिया गया और उन्हें अपना करियर तक खोना पड़ा। लेकिन उनकी बात सच साबित हो चुकी थी। और ये स्लाइड सीधे तौर पर हमारे रफाल वाले सवाल का जवाब देती है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के लिए एक जेट में बहुत सारे बदलाव करने पड़ते हैं। उसका पूरा ढांचा और लैंडिंग गियर बहुत मजबूत बनाया जाता है ताकि वो जहाज के छोटे से डेक पर होने वाली जोरदार लैंडिंग को सह सके। उसे टेक ऑफ के लिए कैटापल्ट और लैंडिंग के लिए एक अरेस्टिंग हुक की जरूरत होती है। कैरियर पर जगह बचाने के लिए उसके पंखों को मोड़ने लायक बनाया जाता है। और सबसे जरूरी, समंदर के खारे पानी और हवा से बचाने के लिए उस पर एक खास तरह की एंटी करोजन कोटिंग की जाती है। तो अब जब हम जानते हैं कि ज़रूरतें कितनी अलग अलग हैं,
तो सवाल उठता है कि क्या कोई एक ऐसा यूनिवर्सल जेट बनाया जा सकता है जो हर काम कर सके? ये इंजीनियरों का एक बहुत पुराना सपना रहा है। आज के ज़माने का F-35B जेट इस सपने की तरफ एक कोशिश है। ये वर्टिकली यानी एक हेलीकॉप्टर की तरह टेक ऑफ और लैंड कर सकता है, लेकिन इस कमाल की काबिलियत की एक कीमत चुकानी पड़ती है। ये सिस्टम जेट को बहुत भारी बना देता है, जिससे वो कम हथियार ले जा पाता है और उसकी रेंज भी कम हो जाती है। यानी हर चीज़ के लिए कोई ना कोई समझौता करना ही पड़ता है। एक सच्चा यूनिवर्सल फाइटर बनाने के लिए शायद हमें भविष्य की टेक्नोलॉजी का इंतजार करना होगा। सोचिए, ऐसे प्लग एंड प्ले मॉड्यूल हों जिनसे मिशन के हिसाब से हथियार या सेंसर बदले जा सकें। ऐसे मॉर्फिंग विंग्स जो उड़ान के दौरान अपना आकार बदल सकें, तेज उड़ने के लिए अलग और नीचे उड़ने के लिए अलग। और एक AI को पायलट हो जो इन सभी मुश्किल सिस्टम्स को संभालने में मदद करे। चलिए अब वापस भारत पर आते हैं और देखते हैं कि ये सारी बातें यहाँ कैसे लागू होती हैं। भारत की सेनाओं को 3 बिल्कुल अलग-अलग माहौल में काम करना पड़ता है। एक तरफ है हिमालय के ऊंचे पहाड़, जहां हवा पतली होती है। दूसरी तरफ है मैदानी इलाके, जहां तेज रफ्तार हमलों की जरूरत होती है। और तीसरी तरफ है विशाल हिंद महासागर, जहां एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेशन करने होते हैं। और यही बात हमें हमारे आखिरी जवाब तक ले आती है। एयरफोर्स का स्टैंडर्ड रफाल एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर होने वाली जोरदार लैंडिंग को नहीं झेल सकता। वहीं दूसरी तरफ नेवी का रफाल एम अपने मजबूत ढांचे और दूसरे बदलावों की वजह से इतना भारी और स्पेशलाइज्ड हो जाता है कि वो हवा में होने वाली लड़ाई में एयरफोर्स के रफाल जितनी फुर्ती नहीं दिखा सकता। तो 100 साल पहले एक दूसरे पर ईंटें फेंकने से लेकर आज आवाज से भी तेज उड़ने वाले जेट्स तक हवाई युद्ध का ये पूरा सफर स्पेशलाइजेशन की कहानी रहा है। सवाल ये है कि क्या ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, या फिर टेक्नोलॉजी एक दिन हमें वो एक विमान देगी जो वाकई हर काम कर सकता है।